आईडीएफ का लेबनान में रॉकेट हमला, हिजब के अल वजानी बेस पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के कई सैन्य वाहन ध्वस्त, इजराइल पर जारी हिजब के रॉकेट हमले। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हिजब के अल वजानी बेस पर बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के कई सैन्य वाहन भी इसमें ध्वस्त हुए हैं। आईडीएफ का ये बड़ा अटैक था हिजबुल्लाह के ऊपर। तो अरब वॉर जोन में अब बदल चुका है। इजराइल और हिजबुल्लाह की कई जंग कई देशों तक अब फैल चुकी है और टीवी9 भारतवर्ष की टीम इसकी ग्राउंड कवरेज लेबनान से कर रही है। बीते 12 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर छोटे बड़े 1000 विस्फोट किए हैं। हिजबुल्लाह हुती इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के 5 लाख लड़ाके इजराइल पर हमले को तैयार है और युद्ध की कमान है ईरान के हाथ। स्थापना के बाद से इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए बाइडेन ने अरब में नाटो की एंट्री का द्वार खोल दिया है, यानी जंग अमेरिका बनाम ईरान की तरफ बढ़ चुकी है। देखिए कैसे प्रॉक्सी गॉडफादर ईरान इजराइल के लिए संकट बन चुका है और एटमी जंग की आशंका क्यों बढ़ती जा रही है। در 40 الی 50 टीवी9 की टीम पहुंची है लेबनान के आखिरी गांव सोर में। पूरा इलाका लाइन ऑफ फायर में है। लेबनान आर्मी है, उसकी प्रेजेंस जो है इन इलाकों में बढ़ती जा रही है। अगला विश्व युद्ध तय माना जा रहा है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जंग को 30 घंटे बीत चुके हैं। बीते 30 घंटे में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले किए। الله اکبر इजराइल पर बीते 100 घंटे से हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बरसात हो रही है और ये हर बीतते घंटे के साथ तेज होती जा रही है। हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने 11 जुलाई को इजराइल की धरती पर 100 किलोमीटर अंदर तक हमले किए थे और अब इनकी रेंज बढ़ चुकी है। इसके साथ ही इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए बैरूत से हिजबुल्लाह और लेबनान की टैंक ब्रिगेड इजरायली बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी है। और इस जंग के प्रसारण के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम लेबनान पहुंच चुकी है। टीवी9 की टीम पहुंची है लेबनान के आखिरी गांव सोर में। जी हाँ, ये वो आखिरी गांव है जो लेबनान और इजराइल की जो बॉर्डर है, जिसको ब्लू लाइन भी कहा जाता है, उस पे आखिरी गांव है। और अगर आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा हो तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहीं पर एक जगह पर अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से और इन इलाकों के अंदर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। इस इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट इजरायली सैन्य चौकियों और इसके साथ ही आबादी वाले इलाकों में गिरे हैं। दस जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन इलाकों की रैकी की थी, इन पर 12 जुलाई को मिसाइलों की बरसात कर दी गई। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के साथ अरब के बाकी मिलिटेंट संगठन भी मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और सीरिया बॉर्डर से लेकर लेबनान बॉर्डर तक इजरायली ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हिज्ब के हमलों से गोलन हाइट्स में इजराइल के 2 रिजर्व सैनिक मारे गए। एंटी टैंक मिसाइल हमलों से इजराइल के कई टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हुए। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल से 1980-81 और 2006 दोनों जंग का बदला लेने के लिए अरब के मिलिटेंट संगठन तैयार हैं और 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है।
इस युद्ध की हर खबर को टीवी 9 भारतवर्ष का कैमरा आप तक पहुंचा रहा है। ईरान खुले तौर पर यह कह चुका है कि अगर लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया तो फिर निश्चित तौर पर ईरान भी इस जंग में कूद जाएगा, और अगर ईरान कूदा तो फिर अमेरिका भी इजराइल को रेस्क्यू करने के लिए इस इलाके में पहुंच जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 12 जुलाई को भी कई बड़े हमले किए। 12 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। पहला ड्रोन हमला काबरी आर्टिलरी बेस पर किया गया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लड़ाकों ने अल मलकिया सर्विलेंस सेंटर पर हमले किए। इजराइल के हनीता बेस पर एंटी टैंक मिसाइल हमले हुए हैं। इजराइल का वाद यारून सर्विलेंस सेंटर ध्वस्त कर दिया गया है। IDF के शतुला बेस पर रॉकेट हमले करके हिजबुल्लाह ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और इसके साथ ही जारत बैरक पर रॉकेट हमले भी किए गए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के मिस्काब में 2 मकान नष्ट हो गए। हिजबुल्लाह ने रामता बेस पर भी रॉकेट अटैक किया है। इजराइल में शेबा फार्म्स के जिब्दीन बेस को निशाना बनाया गया है। ये वो 10 बड़े हमले हैं जिनसे इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ, और हिजबुल्लाह के छोटे हमलों की गिनती बहुत मुश्किल है। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों ने बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं, तो इसके साथ ही इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इराक और सीरिया से इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। यमन से लाल सागर में हूती ने एक बार फिर ईरानी मिसाइल से हमला करके नॉर्वे के एक जहाज को ध्वस्त कर दिया है। इस तरह प्रॉक्सी गठबंधन ने इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है। हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती और नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी जारी कर दी है। हूती ने कहा है कि इजराइल से जंग के लिए 1 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि गाजा पर जंग थोपने वाला इजराइल अब भुगतने को तैयार है। प्रॉक्सी संगठन बनाम इजराइल की इस जंग की कमान ईरान के हाथ है, और IRGC के कमांडर इस्माइल कानी ने इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल जंग की कमान अपने हाथ में ले ली। खबर यह है कि इस्माइल कानी ने सभी प्रॉक्सी संगठनों के साथ 10 जुलाई को बैठक की है। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। बैठक कहां हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस बैठक के बाद 11 जुलाई से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए। बीते 30 घंटे से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं, और इजराइल अटैक के बजाय डिफेंस मोड में है, तो इसके पीछे है नेटो की रणनीति। दरअसल इजराइल के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार बैठी है, और उसके अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही प्रॉक्सी के बढ़ते हमलों से अमेरिका का वर्चस्व खतरे में है, और अब नेटो इस जंग में उतर सकता है। वॉशिंगटन की क्लोज डोर मीटिंग में फैसला हुआ है कि अरब में नेटो सेना भेजी जाएगी। नेटो जॉर्डन के अम्मान में एक दफ्तर खोल रहा है। यहां से एंटी प्रॉक्सी रणनीति लागू की जाएगी। इसके साथ ही भूमध्य सागर में नेटो देश अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंचने वाले हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग किसी भी वक्त अमेरिका बनाम ईरान बन सकती है, और इसके साथ ही अरब महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
के ठिकानों पर आईडीएफ ने किया है पलटवार। दक्षिणी लेबनान के कई ठिकानों पर बमबारी। हिज्ब के यरीन ज़िब्यान ठिकाने नष्ट हो गए हैं इस हमले में। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं और उसके बाद जो तबाही है वो इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। काले सागर से भूमध्य सागर तक रूस का वर्चस्व खत्म करने के लिए नाटो मीटिंग में मंथन हुआ है, जिसके बाद 32 देशों में सहमति हुई कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे हथियार सीधे काला सागर तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए उन तमाम देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती की जाए जो रूस के टारगेट पर हैं, और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करके उन देशों को अभेद किले में तब्दील कर दिया जाए। यानी रूस की इतनी जबरदस्त घेराबंदी करने को नाटो बेचैन है, जिससे रूस बैकफुट पर आ जाए और पुतिन रूस का विस्तार छोड़कर अपने देश की सुरक्षा करने में जुट जाए। ऐसे वक्त में नाटो अपना दायरा बढ़ाकर पुतिन के वर्चस्व को खत्म कर सकता है। यूक्रेन में तबाही जारी है। ऐसे में काला सागर से पूर्वी यूरोप तक रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। रूस ने काला सागर में लैंड माइन्स बिछाकर पूर्वी यूरोपीय देशों में तबाही का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जबकि नेटो ने रूस को काउंटर करने के लिए यूरोप कॉरिडोर नंबर 8 बनाया है, जिसके बाद न सिर्फ काला सागर में रूस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, बल्कि पूर्वी यूरोपीय देशों तक जाने का एक नया रास्ता तैयार हो जाएगा। नेटो की 3 दिन की मीटिंग में सबसे ज्यादा मंथन इसी बात पर था कि कैसे रूस की विस्तारवादी मंसूबे को रोका जाए। अमेरिका की कोशिश है कि रूस को यूक्रेन तक ही सीमित रखा जाए और फिर यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर रूस को उस युद्ध में उलझाकर रखा जाए। अब अमेरिका बाल्टिक सागर, काला सागर, भूमध्य सागर के जरिए रूस की घेराबंदी करने में जुटा है। इसके लिए नेटो देशों के युद्धपोत रूस पर हमले के लिए तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा नेटो देशों में मंत्रणा इस बात पर भी हुई है कि रूस के खिलाफ कैसे लॉजिस्टिक और समुद्री रूट तैयार किया जाए। इसके लिए 32 देशों में सहमति, जिसमें अहम मुद्दे कौन से थे वो जान लीजिए। नेटो देशों में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। उन देशों को सैन्य मदद दी जाए जो रूस के टारगेट पर हैं। रूसी बॉर्डर से लगते देशों में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की जाए। रूस को टारगेट करते हुए एटमी बेस अलर्ट मोड पर डाले जाए। रूस के कारोबारी रूट को ब्लॉक किया जाए। नेटो में शामिल 32 देशों ने रूस का रास्ता रोकने पर सहमति जताई है। साथ ही एक बड़े युद्ध का अंदेशा भी जताया है, कहीं यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए। यूरोप में अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने के ऐलान पर रूस ने प्रतिक्रिया दी है। रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई ryabkov ने कहा है कि हम शांतिपूर्वक और ठंडे दिमाग के साथ इसका जवाब देने की तैयारी करेंगे। एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जाएगा जो अमेरिका के यूरोप में दबदबे की सारी संभावनाओं पर विराम लगा देगा। दरअसल रूस की बेचैनी तब से बढ़ रही थी जब से अमेरिका ने जर्मनी में लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात करने का फैसला किया, साथ ही पोलैंड में डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए कहा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में उतरने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो नेटो देशों को एक अभेद्य किले में बदल देना चाहता है। साथ ही ये सुनिश्चित करना चाहता है कि युद्ध के हालात में भी यूरोप में किसी भी तरह का संकट पैदा ना हो। काला सागर में पुतिन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए नाटो यूरोप में कॉरिडोर नंबर 8 बना रहा है, जिससे काला सागर और भूमध्य सागर आपस में जुड़ जाएंगे और यूरोपीय देशों तक सामान आसानी से पहुंच पाएगा।
यहां तक कि हथियार भी इस रूट से पहुंचाए जा सकें। इसके लिए नाटो मीटिंग के तीसरे दिन 4 यूरोपीय देशों में एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें इटली, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया शामिल हैं। रूट क्या है ये समझिए। इटली के पास पड़ने वाले एड्रियाटिक समंदर से अल्बानिया तक सी रूट है, फिर आगे ईस्ट मैसेडोनिया में हाईवे जो आगे तक बुल्गारिया तक जाएगा, वहां ब्लैक सी शुरू हो जाएगा और इस कॉरिडोर के जरिए नाटो हथियार पहुंचाकर क्रीमिया पर भी हमला कर सकता है। साथ ही जो नुकसान यूक्रेन रूट बंद होने से नाटो को हो रहा था, उस पर भी लगाम लग सकती है। कॉरिडोर नंबर 8 के जरिए अमेरिका काला सागर से भूमध्य सागर तक रूस की घेराबंदी करने की कोशिश में। जिस कॉरिडोर को अमेरिका पूर्वी यूरोप तक पहुंचाने का विकल्प बता रहा है, वो रूस से बड़े टकराव की वजह बन सकता है, क्योंकि इस रूट के पास अमेरिका युद्धपोत लगा चुका है, जबकि रूस बैकफुट पर आ सकता है क्योंकि वो पहले अपने इलाकों को बचाएगा, बाद में दूसरे नेटो देशों पर हमला करेगा। तब तक अमेरिका नेटो देशों में मिसाइलें लगाकर रूस की बेचैनी और बढ़ाएगी। अमेरिका जर्मनी से पोलैंड तक हाईटेक हथियारों की तैनाती करा रहा है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। नेटो चीफ ने भी सहमति जताई है। जब सवाल नेटो की सुरक्षा का होगा तो फिर दुश्मन पर हमला उसी रणनीति का हिस्सा होगा। अमेरिका ने पहले चरण में यूरोप के 10 देश चुने हैं जहां वो लॉन्ग रेंज मिसाइल लगाएगा और सैन्य मदद देगा। बाल्टिक देश, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, नॉर्डिक देश, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। इसके आगे पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और मोल्दोवा। इसके लिए ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस को हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर 500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाने पर है। इस पर भड़कते हुए रूस की तरफ से कहा गया है, जर्मनी में मिसाइलों की तैनाती यूरोप में युद्ध की आग को भड़काएगी। नेटो हमेशा से आग लगाकर पीछे हटता रहा है। इस बार यूक्रेन के साथ ऐसा होता दिख रहा है। फिर दूसरे देशों की बारी है। रूस की धमकी के बाद पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। उधर रूसी गठबंधन में स्लोवाकिया की एंट्री हो सकती है। स्लोवाकिया ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। उधर पुतिन ने ब्रिक्स संसद बनाने की बात कही, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन पर लगाई लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की रोक हटा ली है। इसका सीधा मतलब है कि अब अमेरिका चाहता है कि रूस के हर कोने पर रोज हमला हो, जिससे मजबूरन पुतिन को प्लान बदलना पड़ जाए। और वही मौका होगा जब अमेरिका यूरोप में अपना दबदबा एक बार फिर साबित कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर, ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस की बमबारी, सुखोई 34 फोर्स से बरसाए ओफैब 500 बॉम्ब। यूक्रेन की कई फायरिंग पोस्ट तबाह हो गई है। और कीव का बचना असंभव लग रहा है। इस वक्त डोनेट्स्क में विनाश की सबसे बड़ी आग भड़की हुई है। डोनेट्स्क पर रूसी सेना का कभी भी कब्जा हो सकता है, क्योंकि रूस में डोनेट्स्क के उस इलाके पर कब्जा कर लिया है जहां से यूक्रेनी सेना काउंटर अटैक करती है, और इसी के बाद डोनेट्स्क पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। डोनेट्स्क जीत के बाद रूसी सेना का कीव अभियान शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जुलाई में यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर होने जा रही है। जंग में यूक्रेन की हार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूक्रेन से डोनेट्स्क भी छिनने वाला है। डोनेट्स्क की राजधानी क्रास्नोगोरोवका की जंग बहुत विध्वंसक हो गई है। यहाँ 90% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। डोनेट्स्क जीतने के बाद रूसी सेना कीव की तरफ कूच करने वाली है।
क्रास्नोगोरोवका की जंग इतनी विध्वंसक क्यों हो गई है? इस शहर पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन डोनेस्क और कीव कैसे हार जाएगा? रूसी फौज का क्रास्नोगोरोवका प्लान क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन सेना यूक्रेन में कहां और कितनी तबाही मचा रही है। रूसी सेना को न सिर्फ क्रास्नोगोरोवका में बड़ी बढ़त मिल गई है, बल्कि उसने डोनेस्क के वोश्खोद इलाके पर कब्जा जमा लिया है। ज़ेपोरिजिया के वासिलिवका में रूस ने अपना ध्वज फहरा दिया है। खार्किव के एक गांव पर भी रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। युद्ध के मैदान में रूसी हमले इतने तेज हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना टिक ही नहीं पा रही। सैनिक और एयर डिफेंस की कमी के कारण यूक्रेनी शहरों में रूस विनाश की बड़ी आग लगा रहा है। डोनेस्क के स्तारोमेयोर्स्की में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त तबाही मचाई। डोनेस्क के ही वोश्खोद में रूसी एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की, कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। नीप्रो में रूस ने तोर मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन का शिकार कर लिया। नीप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सेना ने आर्टिलरी और ड्रोन से विध्वंसक धावा बोला। खार्किव में रूसी Su-34 ने फैब 3000 बमों की बरसात की। हमले में यूक्रेन का ड्रोन सेंटर तहस नहस हो गया। रूसी हमले की जद में आने की वजह से खेरसोन में भी एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के 10 सैन्य वाहनों को जलाकर भस्म कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने यूक्रेनी फोर्स के 2 वाहनों को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूस ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को मलबे में बदल दिया। रूसी सेना युद्ध के हर मोर्चे पर तबाही मचा रही है, लेकिन विनाश की सबसे बड़ी आग डोनेस्क की राजधानी क्रास्नोगोरोवका में भड़की हुई है। रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। क्रास्नोगोरोवका की जंग भीषण क्यों हो गई है? इस इलाके पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हुआ तो क्या होगा, अब इसे समझिए। 8 अप्रैल 2024 से क्रास्नोगोरोवका पर कब्जे की जंग शुरू हुई थी, जो अब विध्वंसक हो गई है। क्रास्नोगोरोवका 2014 से डोनेस्क की राजधानी है। यहाँ यूक्रेनी सेना के काउंटर ऑफेंसिव का बड़ा सेंटर भी है। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स यहीं से हमले करती है। इसे यूक्रेन की सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है। ये डोनेस्क का गेटवे भी माना जाता है। यहाँ यूक्रेन के अहम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। क्रास्नोगोरोवका पर कब्जे से रूस के लिए डोनेस्क जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। डोनेस्क जीतने के लिए रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे यूक्रेन में बड़ा सैन्य संहार हो रहा है। चौबीस घंटे में यूक्रेन के 1128 सैनिक मारे गए हैं। इतना ही नहीं, रूस के हमलों में 7 नागरिकों की भी जान चली गई। भीषण बमबारी की वजह से तबाह हो रहे यूक्रेन ने भी रूस को जख्म देने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर कई गोरिल्ला हमले किए।
अस्ट्राखान में यूक्रेन ने रूस के मिसाइल सेंटर को टारगेट किया। हमले में मिसाइल सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मॉस्को में यूक्रेन ने सैन्य वाहन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेन की ड्रोन बटालियन ने 30 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस ने 19 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के हथियार गोदाम पर हमला किया। विस्फोट की वजह से हथियार गोदाम धू धू कर जल गया। यूक्रेन पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि रूसी सेना विनाश की जो आंधी लेकर आई है वो यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। आने वाला एक हफ्ता बहुत अहम है। अगर नेटो ने यूक्रेन को जरूरी एयर डिफेंस नहीं दिए तो उसे हार से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर रोबोटाइन में रूस के ATGM हमले हुए हैं। यूक्रेन के टैंकों पर मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन के 6 टैंक सैन्य वाहन भी तबाह हो गए हैं। तो देखिए, ये बड़ा अटैक किया गया जिसमें यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस हमले में यूक्रेन के 6 टैंक और सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं। तो ये हमले लगातार रूस की ओर से जारी हैं। यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और टारगेटेड अटैक में सैन्य वाहनों को बर्बाद कर दिया गया। 6 टैंक भी यूक्रेन के तबाह हो गए इस हमले में। तो गाजा में इजरायली सेना ने नई तबाही शुरू कर दी है। इजरायली सेना ने भीषण हमला कर गाजा के 26% भूभाग पर कब्जा कर लिया है। अब नेतन्याहू इस इलाके का इजरायल में न सिर्फ विलय करना चाहते हैं, बल्कि यहां यहूदियों को बसाना चाहते हैं। इसलिए गाजा में हमले तेज हो गए। लेकिन नेतन्याहू और उनकी सेना के इस अभियान के खिलाफ G7 देश खड़े हो गए हैं। सवाल यही है कि ऐसे में अब गाजा का क्या होगा। गाजा में इजरायली सेना की बमबारी बहुत तेज हो गई है। इस बमबारी की वजह से गाजा में न सिर्फ विनाश की नई आग भड़क गई है, बल्कि बड़े पैमाने पर बच्चे और महिलाएं भी मारे जा रहे हैं। ये हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि मिशन 26% के तहत इजरायल वेस्ट बैंक को खाली करवाना चाहता है। लेकिन इजरायल के इस अभियान के खिलाफ G7 देश आ गए हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने गाजा में इजरायली सेटलर्स को बसाने का विरोध किया है। बावजूद इसके नेतन्याहू और उनकी सेना अड़ी हुई है। सवाल यही है कि आखिर गाजा में इजरायल का मिशन 26% क्या है। सबसे पहले इससे जानिए। कहा जा रहा है कि गाजा की जंग में IDF प्लान 2005 को रिपीट कर रहा है, जिसके तहत 2005 में गाजा छोड़कर गए यहूदियों को दोबारा बसाया जाए। साथ ही वहां से फिलिस्तीनियों को बॉर्डर इलाके तक सीमित किया जाए। इजरायल का दावा है कि उसने गाजा के 26% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में वहां यहूदियों को बसाने की प्लानिंग है। इससे यह हिस्सा पूरी तरह हमेशा के लिए इजरायल के कब्जे में रहेगा। यानी नेतन्याहू की प्लानिंग है कि 1949 के सेटलमेंट को खारिज किया जाए और नए सिरे से सेटलमेंट किया जाए, जिसमें यहूदियों को प्राथमिकता मिले। इसके लिए उन तमाम इलाकों पर बमबारी की जा रही है जहां फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई है। लेकिन अब इजरायल के विस्तार के खिलाफ न सिर्फ G7 देश आ गए हैं, बल्कि ब्रिटेन के नए PM कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि फिलिस्तीन पर सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों का अधिकार है। एर्दोआन ने भी इजरायल को दंड देने की धमकी दे दी है। तमाम देश इजरायल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि नेतन्याहू और उनकी सेना अपने विस्तार प्लान को रोकेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक बड़ी खबर है, खेरसोन में रूस के FPV ड्रोन हमले। यूक्रेन के 12 से ज्यादा सैन्य वाहन नष्ट हुए। कामिकाज़ी ड्रोन ने रूसी सेना के हमले।
एक तरफ 5 लाख सैनिक और दूसरी तरफ सिर्फ 50,000। रूस यूक्रेन के सैनिकों के इस आंकड़े ने नाटो की नींद उड़ा दी है। नाटो समझ चुका है कि अब सिर्फ हथियार देकर यूक्रेन को मुकाबले में बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए अब सैनिकों का भी इंतजाम किया जा रहा है। रूस की एक खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका ड्रग्स मामलों में सजा काट रहे कैदियों को युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा। दूसरी ओर फ्रांस से भी सैनिकों की सप्लाई की जाएगी। पोलैंड तो बाकायदा यूक्रेनी बटालियन बना रहा है। यूक्रेन में भी जेल से सेना भर्ती का अभियान जारी है। अब यूक्रेन में ना हथियारों की कमी होगी और ना ही सैनिकों की। रूसी सेना के सामने बेहद कमजोर लग रही यूक्रेनी फौज को ऐसी मजबूती मिलने वाली है कि रूस के लिए एक छोटा सा इलाका जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब नेटो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हथियार चलाने वाले हाथों का इंतजाम भी करेगा। अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड जैसे देशों में यूक्रेनी सेना को ताकतवर बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। टैंक, एमएलआरएस, हाइमर्स, नेटो के ऐसे तमाम हथियार चलाने के लिए अब यूक्रेन में विदेशी लड़ाकों की तैनाती होने जा रही है। इस वक्त रूस की सेना के सामने यूक्रेन की फौज बेहद कमजोर है। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन में इस वक्त 5 लाख सैनिकों के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन रूस की इस ताकत से मुकाबले के लिए यूक्रेन के पास महज 50,000 सैनिक हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है। यही वजह है कि यूक्रेन की हार टालने के लिए अब सिर्फ बारूद देने से काम नहीं चलेगा। कीव को बचाने के लिए पेंटागन में जो प्लान तैयार किया गया है उसकी भनक रूस को लग चुकी है। क्रेमलिन को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी गई है जिसके मुताबिक फ्रांस 2000 सैनिकों को यूक्रेन भेजने वाला है। अमेरिका ड्रग्स केस में गिरफ्तार कैदियों को कीव भेजने की तैयारी कर रहा है। रूसी विदेश इंटेलिजेंस सर्विस ने एक रिपोर्ट दी है। रूसी खुफिया एजेंसी का दावा है कि अब जिन कार्गो विमानों से हथियार आ रहे हैं उन्हीं विमानों से कई सैनिक भी भेजे जा रहे हैं। यूक्रेन में फ्रांस के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत रूस ने पहले भी दिए थे। 16 जनवरी को खार्किव में रूसी सेना ने हमला किया था। रूस के हमले में यूक्रेनी मोर्चे पर दर्जनों सैनिकों की मौत हुई थी। रूस का दावा था कि मारे गए सैनिक फ्रांस की सेना के जवान थे। रूसी एजेंसियों का दावा है कि एक बार फिर वैसी ही तैयारी है। फ्रांस अब 2000 सैनिकों को यूक्रेन भेजने वाला है। रूस को अमेरिका के एक अभियान की जानकारी भी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एफबीआई और प्राइवेट मिलिट्री कंपनी नई भर्ती कर रही है। ड्रग्स केस में कैद मेक्सिको के नागरिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। युद्ध में जाने के लिए तैयार कैदियों की सजा माफ कर दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से जल्द अपराधियों को फौज की ट्रेनिंग देकर यूक्रेन भेजा जाएगा। अमेरिका और फ्रांस बेहद सीक्रेट तरीके से अपने प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन के लिए सेना बनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पोलैंड में यूक्रेन के लिए सेना भर्ती अभियान चल रहा है। हजारों लोग यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यह अभियान 8 जुलाई को यूक्रेन पोलैंड के बीच समझौते का हिस्सा है। पोलैंड में बाकायदा यूक्रेन ब्रिगेड के नाम से एक सेना तैयार की जा रही है। महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। पोलैंड की आर्मी बेस पर सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी।
यूक्रेन में महिला बटालियन को अब जंग में भेजा जाएगा। 10,000 महिला सैनिक इस वक्त रूसी फौज से सीधी जंग में शामिल हुई है। 15,000 कैदियों को भी जेल से निकालकर सेना में भर्ती किया जाएगा। यूक्रेन और नेटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूस के 5 लाख सैनिकों वाली फौज का मुकाबला करना है। यूक्रेन में रूस से अधिक सैनिक जमा करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि अब हवाई हमलों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक यूक्रेन में जल्द F-16 फाइटर जेट पहुंच जाएंगे। नीदरलैंड्स और डेनमार्क से F-16 भेजे जा रहे हैं। स्वीडन से ASC-890 रडार एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं। अर्जेंटीना से 2 Mi-17E परिवहन हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से यूक्रेनी सेना तक हथियार पहुंचाए जाएंगे। अर्जेंटीना हल्के हथियारों की सप्लाई करेगा। मोर्टार और 155 mm के गोले यूक्रेन को दिए जाएंगे। यूक्रेन की आर्टिलरी भी बेहद ताकतवर होने वाली है। डेनमार्क की मदद से यूक्रेन में 18 हॉवित्जर तोपें बनाई गई हैं। अगले महीने तक सभी तोप युद्ध के मैदान में पहुंच जाएंगी। नीदरलैंड से यूक्रेन को ड्रोन की बड़ी खेप मिलने वाली है। नीदरलैंड्स यूक्रेन को कुल 10 लाख FPV ड्रोन देगा। नीदरलैंड से AI अपग्रेडेड ड्रोन भी यूक्रेन को मिलेगा। नेटो समिट में भी यूक्रेन के लिए बड़ी मदद का ऐलान हो सकता है। फिलहाल यूक्रेन को एयर डिफेंस की सबसे सख्त जरूरत है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि यूक्रेन को सुरक्षित रखने के लिए पैट्रियट समेत कई एयर डिफेंस और उसकी मिसाइलें देने का ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के सुपर कैम्प ड्रोन से हमले हुए हैं और डोनेट्स्क की यूक्रेनी यूनिट पर यह हमला किया गया। यूक्रेन की 13 फायरिंग पोस्ट इस हमले में तबाह हो गई। रूस का सुपर कैम्प ड्रोन से विध्वंसक अटैक, सुपर कैम्प से विध्वंसक हमला हुआ है। डोनेट्स्क की यूक्रेनी पोस्ट पर यह बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के बाद देखिए कैसे जोरदार धमाका हुआ है, जोरदार विस्फोट हुआ है, जो पूरे वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है। यूक्रेन जंग में पुतिन ने आखिरी दांव चल दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने एक ऐसे षड्यंत्र रचा है जिसमें फंसकर यूक्रेन की हार निश्चित है। दरअसल युद्ध में पुतिन अब अमेरिका के दोस्तों की आहुति देने वाले हैं, जिसका रोड मैप तैयार हो चुका है। पश्चिम में मौजूद रूस के एजेंट एक्टिव हैं। आने वाले दिनों में यूरोप की सड़कों पर खून की नदियां बह सकती हैं, जिसका पहला ट्रेलर जर्मनी में दिखा है। हालांकि इसकी खबर अमेरिका को भी है। सवाल है कि क्या बाइडेन पुतिन को रोक पाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। जल थल नभ में पुतिन की मिलिट्री जंग लड़ रही है, मगर इस आग और बारूदी धुएं से अलग रूस ने एक और जंग शुरू कर दी है। ऐसी जंग जिसमें न फाइटर जेट, न टैंक, तोपों की आवश्यकता है और न ही वर्दी में मौजूद सैनिकों की कोई जरूरत। ये वॉर रूस की खुफिया एजेंसी FSB के सीक्रेट एजेंट्स और पुतिन के शातिर जासूस लड़ रहे हैं, जो यूरोप के कोने कोने में फैले हैं। रूसी जासूसों की यूक्रेन के मददगार देशों पर बारीक नजर है। उनके पल पल की अपडेट पुतिन को भेजी जा रही है। रूस न सिर्फ अपने दुश्मनों पर नजर रख रहा है, बल्कि एक हाइब्रिड मिशन भी चला रहा है, जिसमें षड्यंत्र, हत्या और गुरिल्ला वॉर शामिल है। रूस के एक ऐसे ही षड्यंत्र का खुलासा अमेरिका ने किया है। अमेरिका का दावा है कि रूस के टारगेट पर जर्मनी की बड़ी हथियार निर्माता कंपनी के CEO थे, जिनका नाम है आर्मिन पेपरगर, पहचान राइन मेटल कंपनी के CEO।
अमेरिका का दावा है कि रूस ने आर्मिन पेपरगर की हत्या की साजिश इसी साल जनवरी में तैयार की थी। आर्मिन पेपरगर का कत्ल कब, कहां, कौन करेगा, इसका खाका मॉस्को में खींचा गया था। रूस इस मिशन को बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम देने वाला था ताकि हत्या के तार रूस से न जुड़ सके। दावा है कि रूसी अधिकारियों ने पेपरगर की हत्या का जिम्मा 2 रूसी एजेंट्स को दिया था। इन एजेंट्स ने हत्या की सुपारी जर्मनी के लोकल गैंग्स को दी जो रंगदारी के नाम पर आर्मिन पेपरगर को मौत के घाट उतारने वाले थे। लेकिन वक्त रहते इसकी भनक अमेरिकी अधिकारियों को लग गई, जिसके बाद अमेरिका ने हर खुफिया इनपुट को जर्मनी के साथ साझा किया और वक्त रहते आर्मिन पेपरगर की हत्या की साजिश नाकाम कर दी गई। हालांकि रूस जर्मनी के खिलाफ षड्यंत्रों के दावों को सिरे से नकार रहा है, मगर अमेरिका इस साजिश के पुख्ता सबूत होने की बात कह रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस के हाइब्रिड मिशन का भी खुलासा किया है, जिसमें उसके 3 प्रमुख टारगेट हैं। टारगेट नंबर 1, हथियार बनाने वाली कंपनियों के सीईओ। टारगेट नंबर 2, हथियार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ठप या तबाह करना। टारगेट नंबर 3, हथियारों की सीक्रेट लीक करना। दरअसल जंग में रूस वॉर ग्राउंड से एक कदम आगे बढ़ गया है। उसके टारगेट पर यूरोपीय देशों की हर वो कंपनी है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूक्रेन की मदद कर रही है। जर्मनी की राइनमेटल कंपनी जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी मददगार कंपनियों में शामिल है। वो यूक्रेन को जंग में लाखों की संख्या में गोले पहुंचा रही है। राइनमेटल जर्मनी में तोप के गोले बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यूक्रेन पहुंचने वाले 60% गोले राइनमेटल सप्लाई करती है। कंपनी जल्द ही यूक्रेन में एक प्लांट भी खोलने वाली है। यही वजह है कि रूस राइनमेटल के सीईओ को खत्म कर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को डिरेल करवाना चाहता था। यूरोपीय देशों की बड़ी कंपनियों के खिलाफ रूसी षड्यंत्रों का महज ये एक छोटा सा हिस्सा है। हाल ही में हुई नेटो की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया गया था। नेटो ने गठबंधन में शामिल देशों से खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार की मांग की है ताकि रूस के षड्यंत्रों को ध्वस्त किया जा सके। ये नेटो के लिए और भी जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि उसकी हाइब्रिड मिशन का एक हिस्सा यूरोपीय हथियारों की सीक्रेट लीक करना है, जिसकी शुरुआत रूस ने अमेरिका से की है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा जंगबाज है, आसमान का माहिर शिकारी F-35। अमेरिका इसकी तकनीक से जुड़ी जानकारी अपने मित्र देशों तक से साझा नहीं करता, लेकिन F-35 का डेटा अब लीक हो चुका है। दावा है कि इसे रूस ने लीक करवाया है। एक रूसी सैन्य ब्लॉगर ने F-35 से जुड़ा डेटा हासिल करने का दावा किया है और इस सैन्य ब्लॉगर का टेलीग्राम अकाउंट फाइटर बॉम्बर के नाम से है। अपने अकाउंट पर उसने F-35 की इंस्ट्रक्शन बुक के डॉक्यूमेंट भी जारी किए, हालांकि उन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया। सैन्य ब्लॉगर का दावा है कि उसके पास F-35 फाइटर जेट, F-15 ईगल और जेडैम बॉम्ब से जुड़ा डेटा है। रूस जानता है कि जंग में अमेरिका और नेटो के बड़े अस्त्र अभी निकलने बाकी हैं। ऐसे में सीक्रेट लीक कर रूस अपने दुश्मनों को बैकडोर से धमकाना चाहता है। इस मिशन के लिए रूस के शातिर जासूसों की फौज यूरोप में 24/7 एक्टिव है, जिसके एजेंडे में जीत के लिए कत्ल और हत्या के षड्यंत्र टॉप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।